बीजेपी ने कर्नाटक में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अपने सबसे लोकप्रिय नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव के लिए मैदान पर उतारा। चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। शनिवार को पीएम मोदी ने बेंगलुरु में रोड शो किया तो रविवार को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीला सांप वाले बयान पर उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि नाग भगवान शिव के गले का आभूषण है। मेरे लिए देश के लोग भगवान शिव की तरह हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक का यह चुनाव आने वाले 25 सालों में विकसित भारत के रोड मैप की नींव को सशक्त करने वाला है। नरेंद्र मोदी मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण खत्म होने के बाद मिशन कर्नाटक में जुट गए। कर्नाटक के कोलार की जनसभा में पीएम मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में विपक्ष को निशाने पर लिया। खासकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अभद्र टिप्पणी पर पलटवार किया और कहा कि सांप भगवान शंकर के गले का आभूषण है और जनता मेरे लिए शिव है। चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है। सांप के जहर का है। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है और मेरे लिए देश की जनता ईश्वर का रूप है, शिव का ही स्वरूप है। इसलिए ईश्वर रूपी जनता के गले का सांप होना भी मुझे स्वीकार है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी किसानों की परवाह नहीं की, लेकिन बीजेपी सरकार बीज से बाजार तक किसानों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है। पीएम ने कहा कि बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे कर्नाटक के किसान और इंडस्ट्री दोनों के लिए नए अवसर पैदा करेगा। साथियों, डबल इंजन सरकार आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए जो काम कर रही है वो इस पूरे क्षेत्र में नई संभावनाएं बनाएगा। बंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे जो यहां के किसानों और इंडस्ट्री दोनों के लिए नए अवसर बनाएगा, उस पर तेजी से काम चल रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियां कोलार जैसे जिलों में भी आए, यहां इंडस्ट्री का विस्तार हो, ये भी हमारा प्रयास है। अच्छी कनेक्टिविटी से कितना लाभ होता है, इसका एक उदाहरण फेमस मुलबागल डोसा भी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को पुराना इंजन बताया और कहा कि कांग्रेस के पास फर्जी गारंटियों का पुलिंदा है। जनता से किया कोई वादा कांग्रेस पूरा नहीं करती है। साथियों, आजकल कांग्रेस ने फिर अपनी झूठी गारंटी का बंडल निकाल लिया है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो कभी अपनी कोई गारंटी पूरी नहीं करती। उधर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बेलगावी के खानापुर में कहा कि बीजेपी झूठे वादे करती है और कभी उन्हें पूरा नहीं करती, लेकिन कांग्रेस अपने सारे वादे पूरा करती है। कांग्रेस ने हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम किया है। प्रियंका ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि आपने उनके काम को देखा होगा और आप सभी को विश्वास है कि हम जनता के लिए काम करेंगे। मोदी जी या बीजेपी के जो नेता हैं, जनता का ध्यान कहीं और आकर्षित करना चाहते हैं, उसको भटकाना चाहते हैं, तो वो करें, हम नहीं करेंगे। हमारे लिए मुद्दे क्लियर हैं। ये चुनाव जनता के लिए है। जनता चुनती है कि उसकी सरकार कौन सी आएगी, कैसी आएगी, और जनता जानती है कि उसके साथ धोखा हुआ है, लूट हुई है और बदलाव चाहती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम की मन की बात के 100वें एपिसोड को कलबुर्गी में सुना और उसके बाद वो निकल पड़े चुनाव प्रचार के लिए।
अपनी सभा में सीएम योगी ने चुनावी सभा में कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की अपील की। कांग्रेस का एक फेल्ड इंजन रिवर्स गियर में चलता था, ये आगे नहीं, ये पीछे दौड़ता था, ये विकास नहीं, ये तुष्टीकरण करता था, ये प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद को गाली देते हैं और आतंकवादियों का महिमा मंडन करते हैं। ये तो कांग्रेस की फितरत बन चुकी है। उन्होंने लोकतंत्र को बंधक बनाने का प्रयास किया। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नगर, हर नागरिक तक पहुंचाने का कार्य कर सकती है। इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी, डबल इंजन की सरकार के लिए बीजेपी को आप वोट दीजिए। ये अपील करने के लिए मैं आया हूं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां कांग्रेस की तरफ से राहुल और प्रियंका ने कमान संभाला है, तो बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के पक्ष में जमकर प्रचार और रोड शो कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियां कर्नाटक में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने का दावा भी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस सब ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार जोरों पर है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ रहा है? जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और जिस तरीके से जनसंवाद हो रहा है, जो तरीका है, जो शैली है, हम इस पर बात करेंगे। बीजेपी की रणनीति पर बात होगी। सोमवीर कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमवीर जी, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। प्रधानमंत्री मोदी की रैली होना और 2 दिन के अंदर 5 बार रैली हुई है, यह भी गौर करना होगा कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान को उठाया, भगवान नाग का आभूषण है सांप, इस बात का जिक्र करते हुए सीधे निशाने पर लिया। यह तो लग रहा था कि सेल्फ गोल कांग्रेस पार्टी से हुआ है, क्योंकि उस बात को चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले जो प्रधानमंत्री को कहा जाता है शब्द, उसको पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश होती है। आज इस तरीके से मंच पर इसी बात पर जोर देकर कहना और एक तरीके से जन समर्थन इसी बात को लेकर जुटाना कि प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया जा रहा है, खासतौर से उनकी छवि को निशाने पर लिया जा रहा है, व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी हो रही है। क्या असर देखते हैं आप इसका? क्या कैंपेन बदल चुका है पूरी तरह? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो कांग्रेस करती है रोशन जी, हर चुनाव के अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो ये अपने ही ताले में खुद ही गोल कर देती है। तो अगर मैं आपको एक स्पष्ट तरीके से बताऊं कि आप सिवाय सिर्फ और सिर्फ मोदी को बोलकर वोट नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आज कर्नाटका में बीजेपी अगर थोड़ा सा, अगर हम देखें कि भाई वो सरवाइव कर रही है चुनाव में, और ये कहा जाए कि कांग्रेस थोड़ा एडवांटेज में मूव कर रही है, तो उसका कारण सिर्फ ये है कि लोकल इश्यूज है, जनता के आधारित मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों के ऊपर फोकस करके कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर ये लोग लगातार मोदी पर इस तरह के टारगेट करेंगे और इस तरह की जो शब्दावली जो चुनाव प्रचार में यूज हो रही है, अगर उन पे गौर किया जाएगा, तो ये डेफिनेटली आप इसको पूरा, मैं इसको राइटिंग में लिख के दे सकता हूँ, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान देके जाएगा। अगर आप आंकड़ों पे गौर करेंगे तो 1985 के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी सरकार लगातार राज करने के लिए हर 5 साल के बाद वो आ जाए। यहाँ के लोगों ने हर 5 साल पे सरकार को बदलने की कोशिश की है। लगभग 40 साल के आसपास का ये आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि फ्रिक्वेंटली नरेंद्र मोदी लगातार जो है रैली बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आने वाले 6 दिन बड़े मजबूत रहने वाले हैं बीजेपी के दृष्टिकोण से, और बड़े ही चैलेंजिंग होने वाले कांग्रेस और जेडीएस की दृष्टिकोण से। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां। इन 6 दिनों में 22 से अधिक जनसभाएं और रैलियां और मतलब रोड शो नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जाएंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ 22 जो है ना, वो नरेंद्र मोदी की, मैं आपको बता रहा हूँ, रैली और जनसभाएं। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह जैसे अन्य, राजनाथ सिंह जैसे अन्य जो नेता हैं, वो लगातार कंटिन्यू कैंपेन करते जा रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे तो औसतन हर दिन 3 जनसभा और रोड शो जो है, औसतन 3 हर दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है वो करने वाले हैं कर्नाटक में। और सबसे बड़ी बात जो है, ये जो रैलियां हो रही है उन पॉइंट्स पे हो रही है जहां पर बीजेपी को थोड़ी दिक्कतें महसूस हो रही हैं। जैसे आप आज की रैली देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की कोलार से, उसके बाद रामनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहुंचे। रामनगर डिस्ट्रिक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है बीजेपी के दृष्टिकोण से, आज की रैली के हिसाब से भी। अगर मैं आपको बताऊं तो डीके शिव कुमार जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है, उनकी सीट भी इसी डिस्ट्रिक्ट में आती है। और जेडीएस के जो चीफ है कुमार स्वामी, जो एक्स
सीएम भी रह चुके हैं पिछले 2018 में अलायंस गवर्नमेंट के अंदर कांग्रेस के साथ, उनकी सीट भी इसी डिस्ट्रिक्ट में आती है। एक पॉइंट और बताता हूं आपको मैं, उनके जो बेटे हैं कुमार स्वामी के, उनकी सीट भी इसी डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो आप सोचिए कि किस हिसाब से रणनीति बन रही है। और जो रैली और जनसभा के सोमवीर जी, मैं थोड़ा इसे एक देखिए, 2 दिन के अंदर 5 रैली, आप जो 6 दिन की जिक्र कर रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी की 25 रैली, खासतौर से जो क्षत्रा पे जो कांग्रेस पार्टी के जेडीएस के नेता है उनके गढ़ में जाकर रैली करना, और एक तरीके से योगी आदित्यनाथ की रैली में भारी जन समर्थन जुटा। 100वां एपिसोड जो उन्होंने सुना वो भी जाके बेंगलोर में सुना, कर्नाटक में सुना। मेरा सवाल यह है कि जो स्विंग वोटर होता है, क्योंकि ये सिर्फ कर्नाटक की बात नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी की रैली किस तरीके से एक मोमेंटम क्रिएट करती है और एक स्विंग करती है वोटर्स का, वो हमने देखा है। लेकिन यहां पर एक सर्वे के इतर जो तस्वीर बनेगी स्विंग वोट से, 1 या 2% या 3% से, क्या तस्वीर बहुत बदल सकती है? नेक टू नेक लड़ाई हो सकती है, या अभी जो सर्वे दिखा रहे हैं उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है मामला? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, लड़ाई तो वास्तव में नेक टू नेक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी बहुत ही दमदार तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पास ये है कि नरेंद्र मोदी जैसा एक ऐसा हथियार इनके हाथ में है जो स्विंग वोटर को डेफिनेटली स्विंग कराने में बहुत ज्यादा एडवांटेज देता है। कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता इस वक्त नहीं है जो स्विंग वोटर को टारगेट कर सके और उसकी कमजोर नब्ज को दबा सके और वो वोट को अपने खेमे में ला सके। लेकिन नरेंद्र मोदी इसको बखूबी जानते हैं और वो ऐसा कर भी रहे हैं। लगातार आप देखिए, आप उनकी रैली को अगर आप देखेंगे तो वो कोई ट्रेडिशनल अपने कल्चरल वोट को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो ओबीसी के एक बहुत बड़े तबके को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, एससी एसटी से वोट को लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि वोकलिंगा जो कि बेसिकली जिस इलाके में अब उनकी रैली हो रही है, वोकलिंगा जो कि जेडीएस का परंपरागत वोट माना जाता है, लगभग 8 जिलों के अंदर होल्ड बना के बैठा होता है ये जो वोटर्स है, इसके अंदर भी अब बीजेपी पूरी सेंध लगा रही है। और इस वक्त इस चुनाव में वोकलिंगा वोटर ही है जो कि सबसे बड़ा स्विंग फैक्टर साबित होने वाला है, क्योंकि जनरली माना जाता है कि वोकलिंगा जो वोटर है वो जेडीएस से खेमे में जाता है और उसी के ब्याज पर जेडीएस हमेशा 35, 37, 42 के आसपास। मैं इससे इधर भी एक सवाल आपसे करूंगा, वोकलिंगा जेडीएस के वोटर्स में किस तरह की सेंध लग सकती है, लेकिन लिंगायत वोटर्स, क्या टिकट काटे जाने से, लिंगायत पार्टी के नेताओं को दरकिनार किए जाने से चुनाव से पहले जो संदेश किया उससे नाराज हैं? बात इस पर होगी। लेकिन कर्नाटक में जो चुनावी महाअभियान जारी है, पार्टी हर दिन कर्नाटक की 224 सीटों पर 224 नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए उतार रही है। अब तो प्रधानमंत्री मोदी भी 29 अप्रैल से 6 दिन के लिए कर्नाटक के रण में उतर चुके हैं। जी, तो देखिए, कर्नाटक में बीजेपी को येदियुरप्पा और प्रधानमंत्री मोदी के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि येदियुरप्पा के ही हाथ में चुनाव की कमान है, लेकिन खुद वे चुनावी राजनीति छोड़ चुके हैं। ऐसे में जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बीजेपी ने प्रचार में लगाया है। बीजेपी की मुश्किल कर्नाटक का राजनीतिक इतिहास भी है, जो किसी पार्टी को लगातार 2 बार नहीं चुनता है। ऐसे में बीजेपी को 29 अप्रैल से प्रचार करने कर्नाटक जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी उम्मीदें हैं। हम 10वीं नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 10th। आज हम ब्रिटेन को, इंग्लैंड को, जिसने हमको 200 साल राज किया, उसको ओवरटेक करके अब हम दुनिया की मोदी जी के नेतृत्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, 5th अर्थव्यवस्था बन गए, फ्रॉम 10th to 5th। 2014 214, इंडिया यूज्ड टू इंपोर्ट 94% ऑफ मोबाइल, 94% मोबाइल इंडिया भारत में बाहर से आता था, मोबाइल जो आपके हाथ में है। आज इंडिया 97% मोबाइल भारत में बन रहा है, यह हमको समझना चाहिए। कर्नाटक में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता तो है, लेकिन बीजेपी की राजनीति सबसे बड़े वोटर समूह लिंगायत के इर्द गिर्द घूमती रही है। हालांकि जिस तरह से पार्टी ने येदियुरप्पा को हटाया और कई लिंगायत नेताओं के टिकट काटे, उसका संदेश लिंगायत समुदाय में अच्छा नहीं गया। बीजेपी की दिक्कत ये भी है कि राज्य में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी चुनाव में जगह बनाने लगे हैं। ये भी तय है कि बीजेपी को 40 नंबर बहुत अच्छा लगता है, 40 नंबर से इनको प्यार है, मोहब्बत है, इसीलिए कर्नाटक की जनता इनको 40 सीटें देगी। लिंगायतों का 2 से 3% वोट अगर कांग्रेस को मिलता है तो कांग्रेस का सूखा खत्म हो सकता है। इसके अलावा बीजेपी को कांग्रेस के अंदरूनी कलह से भी काफी उम्मीदें थीं, जो पूरी होती नहीं दिखती। कांग्रेस में तो शीर्ष नेताओं के बीच कलह नहीं हुई,
लेकिन बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री जरूर पार्टी छोड़ गए। ऐसे में बीजेपी ने हर दिन 224 सीटों पर 224 बड़े नेताओं को प्रचार के लिए लगाने का विकल्प चुना है। कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। राजनीतिक विश्लेषक सोमवीर कौशिक हमारे साथ हैं। सोमवीर जी, जो इस रिपोर्ट से पहले हम बात कर रहे थे, वोकल इंडिया अगर जिस पर नजर है बीजेपी की, अगर वो स्विंग हो सकता है तो लिंगायत भी स्विंग हो सकता है। और चुनाव में टिकट बंटवारे से लिंगायत के बड़े वोट बैंक के नाराज होने की बात सामने आई। ये प्रचार किया गया कि पार्टी के नेताओं को दरकिनार किया गया है। येदियुरप्पा की जिस तरह की ताकत होती थी, उस तरह की ताकत उनके पास नहीं है, वो पार्टी की मजबूरी ज्यादा है। क्या ये वोट बैंक नाराज हो सकता है और क्या 1-2% का स्विंग हो सकता है कांग्रेस के पक्ष में, तो तस्वीर और बदल सकती है? देखिए, आपका सवाल बहुत वाजिब भी है और ये चिंता बीजेपी को भी सता रही है कि कहीं लिंगायत वोट तो कहीं स्विंग नहीं हो जाएगा। अभी मैं इसका आपको जवाब देता हूं कि किस हद तक बीजेपी भी इस बात को लेकर चिंता में है। 2 दिन पहले अमित शाह जी की एक रैली थी, उसके अंदर उन्होंने ये बात अपने भाषण में भी इस्तेमाल की कि देखो, लिंगायत का कांग्रेस ने अपमान किया है। अपने आज तक के शासनकाल में भी कांग्रेस ने सिर्फ 2 बार लिंगायत सीएम दिए हैं और उन पर भी भ्रष्टाचार के संगीन अपराध का इल्जाम लगाकर, आरोप लगाकर उन्हें बाहर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स को लेकर नाराजगी है, लिंगायत कम्युनिटी भी उस चीज को देख तो रही है। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी से दे सकता हूँ कि मैं लगातार 2 महीनों से एक अनाज का हर विधानसभा का देख रहा हूँ, अच्छे से एनालिसिस कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मेजोरिटी ऑफ लिंगायत वो बीजेपी के पक्ष में आज भी है। और वो सिर्फ एक कारण है और वो है नरेंद्र मोदी का चेहरा। लिंगायत अभी इस वक्त जो है, चाहे आप 2024 की तो खैर बात करो ही मत, क्योंकि उसके बारे में तो लोग कहते हैं कि उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि हम नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। लेकिन अगर आप विधानसभा चुनाव की बात करोगे तो इस वक्त जो है, हाँ, ये चिंता सिर्फ इसलिए है कि कैंडिडेट को लेकर थोड़ा सा किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको चीज देखने को मिलेगी। लेकिन लार्ज स्केल पे अगर आप देखोगे तो लिंगायत जो है इस वक्त बीजेपी के पास एकदम विश्वास दिखाए बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि वो छटक गया है और वो इस तरह से भी नहीं मूव कर रहा है जैसे कि और कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी और कास्ट को आप देखेंगे वैसे भी वो मूव नहीं कर रहा है। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि हाँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी सीट पे उम्मीदवार एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। अदरवाइज लिंगायत वोट में इतनी कोई खास जो है सेल और पार्टी नहीं लगा पा रही है। ये बड़ा दिलचस्प होगा जब एक खास वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए तमाम राजनीतिक दल लगते हैं, लेकिन किस तरीके से बड़ा पार्टी का चेहरा उसे अपने पक्ष में कामयाब होता है करने के लिए, और कई बार वो नाराजगी नेताओं की भी भारी पड़ जाती है और स्विंग होता है वोट। यही इस दिलचस्प बना रहा है कर्नाटक के चुनाव को, जिस पर लगातार हमारी नजर बनी है। शुक्रिया सोमवीर कौशिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे फिर से आपसे चर्चा करेंगे, माफ कीजिएगा वक्त इतना ही है इस पर चर्चा के लिए। कर्नाटक में भले ही मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिख रही हो, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों दलों के बीच सत्ता संतुलन तय करने में जेडीएस और कुछ अन्य छोटे दलों की भूमिका बड़ी रहती है। हार जीत के अंतर कम वाली सीटों पर तो इनकी भूमिका और बढ़ जाती है। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाया था। तीसरे नंबर पर रहने वाली पार्टी जेडीएस के नेतृत्व में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार बनी थी, जो बाद में गठबंधन के कई विधायकों के दल बदल के कारण गिर गई थी और बीजेपी की सरकार बन गई थी। बीजेपी ने 2018 में कर्नाटक में 224 सीटों में से 104 सीटें जीती और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन 80 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने सरकार बनाने के मकसद से 37 सीटों वाले जनता दल सेक्युलर के साथ मिलकर सरकार बना ली, जो 14 महीने चल सकी थी। कर्नाटक के पिछले चुनाव में 30 सीटें ऐसी थी जिन पर जीत हार का अंतर 5000 वोटों से कम का था। जाहिर है वहां छोटे दलों को मिले वोटों का जीत हार पर बड़ा असर पड़ा था। बात करें बीजेपी की तो कर्नाटक में 5000 से कम वोटों के अंतर से बीजेपी को 16 सीटों पर हार मिली थी। इनमें 12 सीटों पर तो अंतर 3000 से भी कम था। हम कह सकते हैं कि यही वो सीटें थी जिनकी वजह से बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिल पाया था। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी छोटे दलों की भूमिका अहम होने वाली है। इस बार बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम कुल 224 सीटों में से 25 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की राजनीतिक शाखा मानी जाने वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। दोनों ही दल मुसलमान मतदाताओं का एक हिस्सा अपनी अपनी तरफ खींच सकते हैं।
यानी दोनों दल कांग्रेस और जेडीएस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनके अलावा जी जनार्दन रेड्डी की कल्याण राज्य प्रगति पक्ष केआरपीपी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां भी चुनाव मैदान में हैं, जिनसे शहरी इलाकों में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। 2018 में कांग्रेस ने 5000 से भी कम वोटों के अंतर वाली 30 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी ने 8 सीटें और जेडीएस ने 3 सीटें जीती थी। यानी छोटे दल बीजेपी का नुकसान करने में सफल रहे थे। 2000 से कम वोटों के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवारों में से एक पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया थे, जिन्होंने बादामी सीट पर 1696 वोटों से जीत हासिल की थी। इसके अलावा 2008 से लगातार कृष्णराजनगर सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले जेडीएस के एसआर महेश की जीत का अंतर केवल 1700 था। इसी तरह कांग्रेस विधायक एम कृष्णप्पा विजयनगर से 2700 वोटों से और आर नरेंद्र हनूर सीट से 3500 वोटों से जीत सके थे। जेडीएस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एच.के. कुमारस्वामी भी सकलेशपुर से 5000 से कम वोटों के अंतर से जीत पाए थे। मस्की में कांग्रेस के प्रताप गौड़ा पाटिल केवल 213 वोटों से जीते थे, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। कुंडगोल से कांग्रेस ने 634 वोटों से, हीरेकरूर से 555 वोटों से और पावागढ़ा से 409 वोटों से जीत हासिल की थी। अलन से बीजेपी के गुट्टेदार सुभाष रुकपैया 697 वोटों से जीत पाए थे। इस तरह से ये साफ होता है कि कर्नाटक में छोटे दल भले ही जीत न पा रहे हो, लेकिन कई सीटों पर हार जीत में वो बड़ी भूमिका निभाते आ रहे हैं और ये सिलसिला इस चुनाव में भी जारी रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। किसका होगा कर्नाटक, हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।